किस ऑफ द वैम्पायर अमेरिकी टेलीविज़न पर किस ऑफ एविल के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश वैम्पायर फिल्म है जो डॉन शार्प द्वारा निर्देशित है और इसमें एडवर्ड डिसूजा और जेनिफर डैनियल ने अभिनय किया है। इसे निर्माता एंथनी हिंड्स द्वारा लिखा गया था और हैमर फिल्म प्रोडक्शंस द्वारा बनाया गया था। यह हैमर के लिए शार्प की पहली फिल्म थी। उन्होंने कंपनी के लिए कई और फिल्में बनाईं। गेराल्ड और मैरियन हारकोर्ट 20वीं सदी की शुरुआत में बवेरिया में हनीमून मना रहे एक जोड़े हैं। जब उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, वे एक छोटे से गांव में रुकते हैं और स्थानीय सराय में तब तक रुकने का विकल्प चुनते हैं जब तक कि अधिक पेट्रोल के साथ एक गाड़ी नहीं आ जाती। वे डॉ रावणा के रात्रि भोज के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं जो उन्हें अपने बच्चों कार्ल और सबेना से मिलवाते हैं। रावणा के महल में एक कॉस्ट्यूम बॉल में गेराल्ड और मैरियन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेराल्ड का रूप धारण करने के लिए उसके जैसा मुखौटा पहनकर कार्ल चुपचाप मैरियन को ऊपर के शयन कक्ष में ले जाता है जहां डॉ रावणा एक पिशाच उसे काट लेता है। गेराल्ड मैरियन के ठिकाने के बारे में चिंतित हो जाता है, लेकिन सबीना उसे नशीला पेय देती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। रावण एक पिशाच पंथ का नेता है जो मैरियन को एक सदस्य के रूप में शामिल करने का इरादा रखता है। जब जेराल्ड जागता है तो कार्ल जोर देकर कहता है कि वह अकेले यात्रा कर रहा था और मैरियन कभी भी महल में नहीं थी। सराय का मालिक ब्रूनो कार्ल की कहानी का समर्थन करता है और पुलिस का कहना है कि डॉ रावणा की समुदाय में प्रतिष्ठा इतनी सम्मानजनक है कि उसकी हवेली की जांच नहीं की जा सकती। केवल अत्यधिक शराब पीने वाले प्रोफेसर जिम्मर, जिन्होंने अपनी बेटी को पंथ के कारण खो दिया था, मैरियन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और मदद करने के लिए सहमत होते हैं। वह गेराल्ड को सलाह देता है कि अगली रात तक पंथ मैरियन के पिशाच में परिवर्तन को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा और सोलोमन की मुहर का उपयोग करके एक रहस्यमय अनुष्ठान तैयार करता है जिसका उपयोग मैरियन के मुक्त होने के बाद वह पिशाचों को नष्ट करने के लिए कर सकता है। यह फिल्म मूल रूप से हैमर की ड्रैकुला श्रृंखला की तीसरी फिल्म थी जो क्रिस्टोफर ली और पीटर कुशिंग के साथ ड्रैकुला से शुरू हुई थी और उसके बाद कुशिंग के साथ द ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला आई थी। ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला की सफलता के बाद यूनिवर्सल सह वित्त पोषण के लिए सहमत हो गया और फिल्म को हैमर के शेड्यूल पर रखा गया। अतिरिक्त वित्त इतालवी निर्माता रॉबर्टो डांडी से आना था। हालांकि जब एंथनी हिंड्स ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी की तब तक ड्रैकुला को परियोजना से हटा दिया गया था और डांडी इसमें शामिल नहीं था। स्क्रिप्ट में द ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला के साथ साथ सो लॉन्ग एट द फेयर के बचे हुए तत्व शामिल थे। निर्देशन का काम डॉन शार्प को पेश किया गया था, जिन्होंने बाद में कहा कि टोनी हिंड्स द्वारा काम करने के लिए कहने से पहले उन्होंने कभी कोई डरावनी फिल्म नहीं देखी थी। हिंड्स ने शार्प को बताया कि उन्हें लगा कि निर्देशक शार्प के अन्य काम के आधार पर आदर्श होंगे। निर्देशक ने कर्स ऑफ फ्रैंकेनस्टीन, ड्रैकुला और स्ट्रैंगलर्स फ्रॉम बॉम्बे देखी और उत्साहित हो गए। उन्होंने बाद में कहा, उनके बारे में जो बात मेरे लिए दिलचस्प थी वह यह थी कि लगभग 20 मिनट के बाद मैं पूरी तरह से बेतुकी स्थिति के बावजूद पूरी तरह से फंस गया था। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि यह अद्भुत था। यहाँ अपने स्वयं के ज़मीनी नियमों और स्वयं निहित दुनिया के साथ एक शैली थी और आप नाटकीय हो सकते थे, लेकिन दर्शकों को आकर्षित करने और उन्हें किसी बेतुकी बात पर यकीन दिलाने के लिए इसे यथार्थवादी तरीके से पेश करें। शार्प ने कहा कि उन्हें चिंता है कि जैसे जैसे हैमर आगे बढ़ रहा है, प्रत्येक चित्र का लक्ष्य अपने से पहले वाले चित्र को शीर्ष पर लाना प्रतीत होता है और वे हिंसा से तृप्त होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने टोनी को समझाया कि यह सुझाव देना बेहतर होगा कि क्या ऐसा होने वाला है और दर्शकों को इसका थोड़ा स्पर्श दें और फिर आगे बढ़ें और अंत में वास्तव में आपको बड़ा झटका लगेगा। बीच में भी बड़े आकार का झटका लग सकता है, लेकिन हर समय नहीं। शार्प ने कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सस्पेंस और शॉक के बीच अलगाव होना चाहिए। आप एक मूड के आधार पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप शॉक के पल को बहुत जल्दी पेश करते हैं तो यह अपेक्षित है। अगर आप बाकियों की तरह ही मूड और गति बनाए रखते हैं अनुक्रम का और फिर अचानक हिंसक क्षण के साथ मूड को चकनाचूर कर देता है, तभी यह वास्तव में काम करता है। शार्प का कहना है कि यह विचार कि पिशाच एक पंथ से संबंधित थे हिंड्स से आया था। उन्होंने मुझे समझाया कि यह बहुत अच्छा होगा अगर सिर्फ एक व्यक्ति के बजाय बहुत सारे लोग हों जो दिन के उजाले में बाहर नहीं आ सकते। शार्प ने कहा, हर खलनायक को बिल साइक्स होना ज़रूरी नहीं है। सबसे भयानक भ्रष्टाचार सबसे सम्मानजनक स्थानों में हुआ है। सफ़ेद कब्रों की पुरानी बाइबिल की चीज़ जो बाहर तो चमक रही थी लेकिन नीचे बिल्कुल भ्रष्ट थी। एक बार जब हमारे पास उस तरह का दृष्टिकोण था तो पूरी डिज़ाइनिंग और पोशाक उसी से विकसित हुई।
जेराल्ड महल के मुख्य दरवाजे पर दस्तक देता है और गार्ड के जवाब देने पर उसे बाहर निकाल देता है। वह सबेना के शयनकक्ष में घुस जाता है और मैरियन को ढूंढने में उसकी मदद लेता है, लेकिन वह उसे रावणा को धोखा दे देती है। रावणा ने गेराल्ड को बांध लिया है और उसे दिखाया है कि उन्होंने मैरियन को पंथ अपनाने और गेराल्ड के प्रति उसके प्यार को त्यागने के लिए पहले ही ब्रेन वॉश कर दिया है। जैसे ही सबीना पिशाचिनी काटने के लिए फोरप्ले के रूप में गेराल्ड की छाती को खरोंचती है, वह चुपचाप अपने बंधनों को हटा देता है, फिर खरोंच से खून का उपयोग करके उसकी छाती पर एक क्रॉस बना देता है। पिशाच क्रॉस से पीछे हट गए, जिससे गेराल्ड को मैरियन को वश में करने और भागने का मौका मिला। पंथ उनके लिए मैदान खोजता है, लेकिन जिमर एक व्याकुलता प्रदान करता है जो जेराल्ड को गार्ड पर एक स्तंभ को गिराने की अनुमति देता है। सराय में वापस जिमर का कहना है कि वह जानता है कि ब्रूनो ने केवल इस डर से मैरियन के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था कि पंथ उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा, और उसे मैरियन को ठीक करने के लिए स्थानीय पुजारी को लाने के लिए मजबूर किया। जैसे ही जिमर अनुष्ठान पर काम करता है, गेराल्ड मैरियन की जांच करता है और पाता है कि वह चली गई है, जिसे पंथ द्वारा रहस्यमय तरीके से बुलाया गया था। पंथ को एहसास है कि जिमर उन्हें तब तक नष्ट नहीं करेगा जब तक मैरियन उनके साथ है। गेराल्ड और पुजारी मैरियन को पकड़ते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जिमर का रहस्यमय अनुष्ठान पूरा हो गया है। पिशाच चमगादड़ों के झुंड को छोड़ दिया गया है, जो पिशाचों पर झुंड बनाकर उनका खून बहा देते हैं। जैसे ही पिशाच मरते हैं, मैरियन उनके जादू से मुक्त हो जाती है